Hello everyone, I am intern nurse. So in the last session we have discussed about the peritoneal dialysis part 1 from this NCLEX series जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कॉन्ट्राइंडिकेशन और एक्सेस फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। तो आज हम इससे आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है डायलिसेट सॉल्यूशन। डायलिसेट सॉल्यूशन क्या होता है? ये जो सॉल्यूशन है ये स्टेराइल होता है। डायलिसिस सॉल्यूशन भी हम इसे कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स एंड हैज़ स्पेसिफिक ऑस्मोलारिटी इसकी होती है और स्पेसिफिक ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इसमें प्रेजेंट होती है और अदर मेडिकेशन एडिटिव्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर कोई पोटेशियम भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर कोई हाइपर कैलेमिया का पेशेंट नहीं है, अगर पेशेंट को हाइपर कैलेमिया की प्रॉब्लम नहीं है तो पोटेशियम भी ऐड किया जा सकता है डायलिसेट सॉल्यूशन में। हिपैरिन हम ऐड करते हैं, मैंने बताया भी था लास्ट हीमोडायलिसिस वाले में। तो हिपैरिन हम इसमें ऐड करते हैं डायलिसेट सॉल्यूशन में। कुछ प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स भी हम ऐड करते हैं और इंसुलिन भी हम ऐड करते हैं डायलिसेट सॉल्यूशन में उन क्लाइंट्स के लिए जिनको डायबिटीज़ मेलाइटस का इशू है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज कंसंट्रेशन की हाई वैल्यू प्रेजेंट होती है, इसलिए इंसुलिन दिया जाता है ताकि शिफ्ट हो सके। नेक्स्ट है हाई ग्लूकोज लीड्स टू द हाइपरटोनिसिटी विच लीड्स टू द फ्लूइड रिमूव्ड। जितना ज़्यादा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन होगी डायलिसेट सॉल्यूशन में उतना ही ज़्यादा जो टोनिसिटी है वो बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा टोनिसिटी बढ़ेगी तो उतना ही जल्दी जो है फ्लूइड जो है रिमूव होगा। अब जैसे कि मैंने बताया था ऊपर कि पोटेशियम ऐड करते हैं, हिपैरिन हम ऐड करते हैं, इंसुलिन और प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स भी हम ऐड करते हैं डायलिसेट सॉल्यूशन में। तो ये तो हो गया हमारा डायलिसेट सॉल्यूशन क्या क्या है। तो डायलिसेट सॉल्यूशन में हमने देखा कि ये स्टेराइल होता है और डायलिसेट सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसकी एक स्पेसिफिक ऑस्मोलारिटी होती है और मेन स्पेसिफिक ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करता है फ्लूइड रिमूवल के लिए फास्टर। और पोटेशियम, हेपैरिन, इंसुलिन और प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स इसमें प्रेजेंट होती है। अब इसकी प्रोसेस देख लेते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस की प्रोसेस कैसे होती है। तो प्रोसेस में सबसे पहले होता है 1 इन्फ्यूजन फिल। सबसे पहले एक इन्फ्यूजन फिल किया जाएगा, फिर ड्वेल होगा और फिर ड्रेन होगा। इस पूरी प्रोसेस को हम 1 एक्सचेंज काउंट करेंगे। अब इनका क्या क्या मीनिंग होता है मैंने नीचे लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। फिल 1 फिल का मतलब है कि 1 से 2 लीटर जो डायलिसेट सॉल्यूशन है वो पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट किया जाएगा। ठीक है। अब इसको होने में कितना टाइम लगता है? 10 से 20 मिनट मेनली इसको होने में लगते हैं। तो 1 से 2 लीटर डायलिसेट सॉल्यूशन जो है पेरिटोनियल डायलिसिस में जाएगा, जिसको होने में 10 से 20 मिनट लगते हैं। ड्वेल टाइम क्या होता है कि टाइम दैट डायलिसेट सॉल्यूशन रिमेन इन द पेरिटोनियल स्पेस, यानी कि कितने समय के लिए डायलिसेट सॉल्यूशन जो है पेरिटोनियल स्पेस में रह रहा है उसको हम ड्वेल टाइम बोलेंगे। अब ये जो है मेनली 20 से 30 मिनट तक भी हो सकता है, 8 घंटे भी लग सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा समय भी हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ड्रेन, जिसको हम आउटफ्लो भी कहते हैं, यानी कि फ्लूइड ड्रेन्स आउट ऑफ द बॉडी बाय ग्रेविटी इनटू ड्रेनेज बैग। इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो ड्रेन होता है आउट ऑफ द बॉडी ग्रेविटी के थ्रू, ड्रेनेज जो बैग है उसमें फ्लूइड ड्रेन हो जाता है। तो प्रोसेस में हमने देखा कि 1 इन्फ्यूजन फिल, ड्वेल और ड्रेन, इस पूरे मैकेनिज्म को हम 1 एक्सचेंज काउंट करेंगे। ये सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया पेरिटोनियल डायलिसिस में कि लाइक डायलिसेट सॉल्यूशन में क्या होता है और उसका प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती है पेरिटोनियल डायलिसिस की। डायलिसिस इसकी मैंने कैटेगरी बनाई हुई है कि लाइक क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या क्या चीज़ें वो शो करती हैं। इन्फेक्शन जैसे कि पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ये मेजर रिस्क माना जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस के समय। एग्जिट साइट और टर्नल इन्फेक्शन भी हो सकता है। एग्जिट साइट और मतलब जिस साइड
जिस जगह कैथेटर इंसर्ट किया गया है उस साइट पर एग्जिट साइट इन्फेक्शन हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है पेरिटोनियल डायलिसिस में। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल कैथेटर ब्लॉकेज या माइग्रेशन। डायलिसेट लीक्स हो सकता है, कैथेटर ब्लॉक हो सकती है, माइग्रेशन हो सकता है यानी कि कैथेटर का वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती है अगर लूज़ हो, और डायलिसेट लीक हो सकता है, मतलब जो डायलिसेट सॉल्यूशन हमने डाला है वो लीक हो सकता है, या फिर हर्नियाज हो सकता है, या फिर बैक पेन या फुलनेस जैसी फीलिंग हो सकती है। अब है मेटाबॉलिक में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जो डायलिसेट सॉल्यूशन है उसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा प्रेजेंट होती है, तो फ्रॉम ग्लूकोज डायलिसेट से हाइपरग्लाइसीमिया के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। डिसलिपिडेमिया, ये भी इसी से कनेक्टेड है हाइपरग्लाइसीमिया से। नेक्स्ट है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया होने के चांस है यानी कि पोटेशियम लेवल जो है वो लो हो सकता है, यानी कि मैंने जैसे बताया था कि अगर पेशेंट को हाइपरकैलेमिया की दिक्कत है तो उस केस में हम पोटेशियम तो नहीं डालेंगे यानी कि और ज़्यादा हो जाएगा, बट अगर हम ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं उस केस में तो हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस हैं। अब हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस क्यों भी है, पोटेशियम लेवल क्यों भी कम हो रहा है? क्योंकि हम हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, और ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है यानी कि जो पोटेशियम है वो अंदर नहीं जा पा रहा है, इसलिए पोटेशियम का लेवल कम है सेल्स में। देन प्रोटीन लॉस हो सकता है और वेट गेन हो सकता है। अब लॉन्ग टर्म इश्यूज में क्या हो सकते हैं? एनकैप्सुलेटिंग पेरिटोनियल स्क्लेरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट, ये एक निमोनिक है, पीडी कॉम्प्लिकेशंस को याद करने के लिए यह है पीडी रिस्क के नाम से। पी यानी कि पेरिटोनाइटिस, डी यानी कि डायलिसेट लीक, आर से है रेस्पिरेटरी इश्यूज, आई से है इन्फेक्शन लाइक एग्जिट साइट, एस से है स्क्लेरोसिस लाइक एनकैप्सुलेटेड पेरिटोनियल स्क्लेरोसिस, देन के से है पोटेशियम लॉस, और एस से है शुगर इश्यूज जैसे कि हाइपरग्लाइसीमिया और वेट गेन होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है हमारा एग्जिट साइट इन्फेक्शन। एग्जिट साइट इन्फेक्शन क्या होता है? इट इज़ लोकलाइज्ड इन्फेक्शन वेयर द पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर एग्जिट्स द स्किन। ठीक है, ये एक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है जहाँ पे जो पेरिटोनियल डायलिसिस का जो कैथेटर है वो एग्जिट करता है स्किन से, वहाँ पे इन्फेक्शन होना। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? लाइक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस या एपिडर्मिस हो सकता है। देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि स्यूडोमोनास ओरियो एरिजिनोजा हो सकता है। तो ये सभी जो है इसके कारण हो सकता है एग्जिट साइट इन्फेक्शन होने के। देन देयर इज़ अ साइन एंड सिम्टम क्या है एग्जिट साइट इन्फेक्शन के? रेड्स के नाम से एक निमोनिक है, लाइक एर से रेडनेस, ई से इडेमा या स्वेलिंग होना, डी से ड्रेनेज या फिर पस, देन एस से सोरनेस या फिर टेंडरनेस यानी कि पेन। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं एग्जिट साइट इन्फेक्शन के? लिए पेरिटोनाइटिस हो सकता है, टनल इन्फेक्शन हो सकता है, कैथेटर या फिर कैथेटर लॉस या फिर रिमूवल हो सकता है, या रीलैप्स या रीअकरेंस भी हो सकते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे? टॉपिकल एंटीबायोटिक्स प्रेफर की जाती है, लाइक म्यूपिरोसिन और जेंटामाइसिन दी जाती हैं इसको करेक्ट करने के लिए, और ये तो क्रीम है, और क्लीन किया जाता है क्लोरहेक्सिडिन के सॉल्यूशन से। एग्जिट साइट इन्फेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं रिसेंट एम्स नॉर्सेट के एग्ज़ाम में, तो हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ सेशन। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।